अक्षत श्रीवास्तव एक बहुत रिनोन्ड फाइनेंस इन्फ्लुएंसर है। 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं उनके सिर्फ यूट्यूब पे, बाकी फेसबुक इंस्टाग्राम पे होंगे। तो बड़ा नाम है, बड़ा ब्रांड है, काफ़ी व्यूज़ भी आते हैं, तो काफ़ी लोग उनसे इन्फ्लुएंस भी होते हैं। अच्छी चीज़ है, मैं यहाँ पे उनको बुरा नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने कल एक वीडियो बनाया जिनके अंदर उन्होंने बताया कि वो स्मॉल कैप इंडेक्स फंड से एग्जिट ले रहे हैं। बहुत सारे रीजन उन्होंने बताए, मेनली रीजन यही था उनका कि क्योंकि पिछले 1 साल में या पिछले 5 साल में बहुत सारा रिटर्न दे चुका है स्मॉल कैप फंड, या फिर एज ए स्मॉल कैप सेक्टर बहुत सारा रिटर्न बन चुका है, तो फ्यूचर में उनको लगता है कि अगले 1-2 साल तक कंसोलिडेशन होगा और फिर उसके बाद रिटर्न बनेगा। तो उन्होंने अपना पैसा निकाला है और वो लार्ज कैप की तरफ थोड़ा बहुत पैसा मूव कर रहे हैं, HDFC, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक की तरफ, क्योंकि 3 साल से वो बस पड़े हुए हैं और रैली आएगी तो रिटर्न बनेगा। सिंपल है, समझ गए? तो क्योंकि एक जगह रिटर्न बन चुका है और दूसरी जगह 3 साल से रिटर्न नहीं बना, तो यहां से वो पैसा को वहां पे मूव कर रहे हैं और जैसा वो सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। ऑलरेडी मोर देन 10 करोड़ का उनका पोर्टफोलियो है और सिर्फ यूट्यूब से उनकी इनकम, उनकी खुद की कही हुई बात है कि मोर देन 20 लाख रुपीज पर मंथ है। मैं देखता हूँ वीडियोस, मैं हर जगह से सीखने और अपना कॉमन सेंस लॉजिक लगाने की यूज करता हूँ। अगर हर महीने 20 लाख रुपए आ रहे हैं, 10 करोड़ से ऊपर का पोर्टफोलियो है, तो अगर रिटर्न नहीं भी बनता है 1 साल उनका, या फिर वो कुछ बेट्स लेते हैं वो गलत भी हो जाता है, तो उनको क्या फर्क पड़ेगा? उनके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे या ओवरऑल उनकी लाइफस्टाइल पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक ऐसा इंसान जिसका 10 करोड़ का पोर्टफोलियो है और एक ऐसा इंसान जिसका 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, दोनों की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी में बहुत ज्यादा अंतर होता है। 10 करोड़ का उनका पोर्टफोलियो है, 1 करोड़, मान लो 1 करोड़ का उन्होंने बेट ले लिया। ऐसे 1 करोड़ का वो बेट नहीं लेते, बेट वो कम का ही लेते, लेकिन ले लिया। और 1 करोड़ मान लो जीरो भी हो गया, जीरो होगा नहीं लेकिन जीरो भी हो गया, तो कोई फर्क उनको नहीं पड़ेगा। अगले 4-5 महीने में तो यूट्यूब से 1 करोड़ आ जाएगा उनका। और ये तो सिर्फ एड रेवेन्यू की बात है, इसके अलावा स्पॉन्सरशिप तो अलग से, जो कि उनकी हर वीडियो स्पॉन्सर होती है। लेकिन आपके पास 10 ही लाख का है और 10 लाख का 10 लाख अगर चल गया इधर उधर पैसा घुमाने में, तो फिर आप क्या करोगे? आपको जीरो से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए आपकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी और अक्षत श्रीवास्तव की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होना चाहिए। ये तो फिर भी एक चीज है जो मैंने आपके समझाने की कोशिश की आपको। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कुछ यूट्यूबर्स डिट्टो कॉपी मार रहे हैं उस वीडियो की। बाकी वीडियो की कॉपी करते नहीं करते मुझे नहीं पता। एक कॉफी थिंकर नाम का यूट्यूब चैनल है, डिट्टो उस वीडियो की कॉपी उठा के डाल दी हुई है चैनल पे। अब एक बनाता है कोई ऐसा वीडियो तो समझ में आता है, अगर सारे लोग एक टाइप का वीडियो बना लेंगे तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर है उनके माइंड में भी कुछ ना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। और अगर कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो नुकसान किसका होगा? उन इन्वेस्टर्स का ही होगा। मेरी ओपिनियन में एज अ रिटेल इन्वेस्टर, जो हम छोटे निवेशक हैं जिनका जॉब पे, बिजनेस पे इधर उधर इतना ज्यादा ध्यान है, हमें इन सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हम अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने बताया कल ही की वीडियो में बताया कि कितना ज्यादा कैश होल्ड करके म्यूचुअल फंड कंपनीज बैठी हुई हैं। क्यों? क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो कैश डिप्लॉय करेंगे, अगर मार्केट गिरेगी तो कैश डिप्लॉय करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ लार्ज कैप ही कैश लेके बैठी हुई है, स्मॉल कैप भी कैश लेके बैठी हुई है और वो भी इंतजार कर रही है कि थोड़ा मार्केट और करेक्ट हो तो थोड़ा और पैसा डालें। तो हमने जब फंड मैनेजर को पैसा मैनेज करने के लिए दे दिया हुआ है, तो हमें फिर उसमें उतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही क्या है? और इतना ज्यादा जब हम दिमाग लगा रहे हैं तो हम डायरेक्टली स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बार बार पैसा इन आउट इधर उधर करने से रिटर्न्स का लॉस होता है, वो तो होता ही है, प्लस टैक्स अलग से एक्स्ट्रा हमें भरना पड़ जाता है। ये कोई लोग कैलकुलेट नहीं करता। तो इन चीजों को समझे। दूसरे मतलब अगर कोई बंदा 10 करोड़ के पोर्टफोलियो पे बैठा हुआ है, कोई 1 करोड़ के पोर्टफोलियो पे बैठा हुआ है, कोई 50 लाख पे है, कोई 10 लाख रुपए पे है, कोई 1 लाख पे ही है, अभी सब एक तरीके के बेट्स नहीं ले सकते, ये समझने की जरूरत है। अगर आप एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल कैप को एग्जिट करने की बात की गई है इसलिए उसकी बात करें, एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर हम इन्वेस्टेड हैं, अगर हम लंबे समय तक इन्वेस्टेड नहीं रहते हैं और कुछ भी नहीं करते, फिर भी हमारी मोर देन 15% हो सकता है, 20% या कहोगे तो 20% से ज्यादा भी रिटर्न बन सकते हैं, पास्ट में हमने देखा है। और अक्षत श्रीवास्तव जी का कहना है कि भाई मुझे तो 15% रिटर्न मिल गया तो मैं खुश हूं। तो हम अगर कुछ नहीं भी कर रहे हैं, बस इन्वेस्टेड रह रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर में, फिर भी हमें 20% के पास रिटर्न मिल जा रहा है।
और वो बहुत ज्यादा इतना भाग दौड़ इधर उधर बेच खरीद सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी वो 15% से खुश हैं। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? वैसे भी तो 15 से 20% रिटर्न मिल ही रहा है, और 50 जगह बाई सेल करके भी 15% रिटर्न अगर निकालना है तो जो ETF की दुकान वाली स्ट्रेटजी है, मैंने उसके बारे में वीडियो बनाया तो बहुत सारे लोग निगेटिव ही उसके बारे में कमेंट करते हैं। मुझे बस ये नहीं लोगों का समझ में आता कि लोग पोस्ट टैक्स रिटर्न लोग क्यों नहीं समझते कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो पहले 15%, अब तो 20% टैक्स आपको भरना पड़ रहा है आपके प्रॉफिट पे। प्लस जिनकी स्ट्रैटेजी है उनका कहना है कि वो उससे सिर्फ 25-26% निकाल पाते हैं बुल मार्केट के अंदर में, और बियर मार्केट जब आता है तो 15 से 20% के बीच में रिटर्न रहते हैं। तो अगर म्यूचुअल फंड का भी रिटर्न उतना ही रह रहा है, और म्यूचुअल फंड का तो उतना रिटर्न में टैक्स छूट भी मिलती है, और जब आप स्विंग ट्रेडिंग करने जाते हो तो आपको टैक्स छूट भी नहीं मिलती क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो सब कुछ आप कैलकुलेट जब करते हो तब समझ में आता है कि इन्वेस्टेड रहना प्रेजेंट सिनेरियो में, इन्वेस्टेड रहना ज्यादा अच्छा डिसीजन है एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के लिए जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, रिसर्च एनालिसिस की नॉलेज नहीं है। उनको इन्वेस्टेड रहना ज्यादा जरूरी है। उनको बार बार म्यूचुअल फंड से स्टॉक में, लार्ज से मिड में, मिड से स्मॉल में, स्मॉल से फोकस में, फोकस से फ्लेक्सी में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आंख बंद करके अगर 10 साल तक इन्वेस्टेड भी रह जाते हैं तो भी उनको 15% से ऊपर का रिटर्न तो हर केस सिनारियो में अगले 10 साल में मिल जाएगा, जो ग्रोथ स्पीड है इंडिया की। अब कल किसी ने कमेंट किया है कि भाई 6 महीने से क्वांट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, मैंने पूरा एग्जिट कर दिया क्वांट के म्यूचुअल फंड को, स्मॉल कैप फंड को। अब देखो 6 महीना नहीं हुआ और आप एग्जिट कर रहे हो, कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल तो दोगे एग्जिट करने से पहले कि उसकी रिकवरी होती है या नहीं होती है। हर 6 महीने, अब 6 महीना अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ, मान लो आप 2 साल से थे इन्वेस्टेड, पिछले 6 महीने से अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आपने एग्जिट कर दिया। आप जिसके अंदर गए वो भी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, फिर 6 महीने पे उसको भी एग्जिट करोगे। फिर उसके अलावा गए इसके अंदर, वो अच्छा नहीं किया तो उसको भी एग्जिट करोगे। कम से कम फंड को रिकवर होने का टाइम तो दो। ये जो भी अंडर परफॉर्मेंस हो रही है क्वांट के अंदर में, उसका एक बहुत बड़ा मेन रीजन है सेबी का रेड, और उसके बाद सेबी ने उसको लेकर कुछ अपडेट भी नहीं दी। क्वांट तो अपनी तरफ से पूरी तरीके से बातें कर रहा है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट, लेकिन सेबी ही कुछ अपडेट नहीं दे रही कि हुआ क्या, क्यों हुआ और आगे क्या खोजबीन में परिणाम मिला, कुछ नहीं। बस एक बार रेड मारा, न्यूज आई, फिर चुप्पी। तो एग्जिट कर अब कहोगे कि रेड, तो रेड जब किसी भी एमसी पे पड़ती है तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो समझ जाते हैं कि इनके स्टॉक्स को अब सॉर्ट किया जाएगा, स्टॉक्स में के अंदर इनकी सेलिंग आएगी। तो इसके लिए ट्रेडर भी स्टॉक्स को सॉर्ट करते हैं, सेल करते हैं, और जो इन्वेस्टर होते हैं वो भी रिडीम करते हैं उन स्टॉक से पैसा। इस कारण स्टॉक्स पे सेलिंग प्रेशर आ जाता है। जिस भी एएमसी पे रेड वगैरह होती है, जो कुछ न्यूज आता है, उसके जो टॉप होल्डिंग रहते हैं उनको सॉर्ट किया जाने लगता है, इस कारण एएमसी के रिटर्न्स पे प्रभाव पड़ जाते हैं। तो आप रिकवरी का समय तो दो इसको। हमने देखा कि इस महीने क्वांट के फंड्स के अंदर इनफ्लो भी अच्छा नहीं आया, रीजन वही है। तो एक रेड के कारण बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हुई है क्वांट के फंड को, और फ्यूचर में मुझे लगता है अभी 1 क्वार्टर तक और क्वांट डिस्टर्ब रहेगा इस रेड के कारण। तो रिकवर होने का आपको टाइम देना चाहिए। और एक ही बात बोलूंगा कि किसी भी म्यूचुअल फंड को आपको एग्जिट करने का डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। किसी दूसरे की वीडियो देखकर बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करें फंड को एग्जिट करना है, क्या करना है। बस पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा रिटर्न मिल गया इसलिए हम एग्जिट कर देते हैं। तो अगर 10 साल की बात करते हैं तो 10 साल में तो कई बार हुआ होगा जिसमें स्मॉल कैप फंड ने अच्छा रिटर्न दिया होगा, या अलग अलग सेक्टर के फंड्स ने अच्छा रिटर्न दिया होगा, अलग अलग मार्केट कैप के फंड्स ने अच्छा रिटर्न दिया होगा। तो हर बारी अगर सबको एग्जिट ही करते रहेंगे तो हम अपने प्रॉफिट का आधा हिस्सा तो सरकार को सिर्फ टैक्स के रूप में दे देंगे, अगर इतना हम एग्जिट करने लगे तो। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। थोड़ा आप एग्जिट वगैरह करने से पहले थोड़ा दिमाग लगाकर सोचोगे, और मैं तो कहूंगा कि जब तक आपका गोल कंप्लीशन के पास नहीं आता है तब तक म्यूचुअल फंड को एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, जब तक कि म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बुरी डेड ना हो जाए। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हो।